ठीक है। जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को केमिस्ट्री का कक्षा 12 की केमिस्ट्री से सब महत्वपूर्ण प्रश्न दिए। आज एक और महत्वपूर्ण, जो कल मैंने बता दिया था कि शून्य कोण की अपक्रिया, अपक्रिया की दर क्या होती है, अपक्रिया के बारे में, अपक्रिया वेग और बलगत की, इन सबको खूब अच्छी तरीके से समझाया। समझाने के बाद शून्य कोण की अपक्रिया बताया। अब प्रथम कोण की अपक्रिया देखो, मैंने तो एक सिंपल व्यवहारिक भाषा में बताया था तुम्हें, उसको ध्यान से समझना। तुमसे कोई भी पूछ ले कि शून्य कोण की अपक्रिया क्या होती है, तो बस यही कह देना, वह अपक्रिया जिसमें वह अपक्रिया जिसमें कोई चीज मिलाने से उसमें कुछ नहीं, वही चीज प्राप्त होती है, उसे शून्य कोण की अपक्रिया कहते हैं। जैसे पानी में पानी मिला दो, दूध में दूध मिला दो, तो क्या होगी? शून्य कोण की अपक्रिया, है ना। और फिर इसके बाद प्रथम कोण की अपक्रिया, जिसमें कोई दो चीज मिलाओ तो एक चीज मिलती है, जैसे चीनी और पानी का घोल शरबत बनाती है। तो कहने का मतलब इसी, जिसमें दो चीज खोलो दो चीज मिले, दो चीज खोलो तीन चीज मिले, तो ये तीन कोण। यार ज्यादा उसमें मगजमारी नहीं करनी है ना। तुमसे जो कहें कि ये गलत है, कहनो हाँ भैया ठीक है, तो तुम ही बेसिक से हमें बताओ कैसे होगा, है ना। तो ज्यादा दिमागदारी नहीं करनी है ना। और फिर इसको इसको कैसे लिखो, मतलब ये उस समय की बात बता रहा हूं जब तुम्हें कुछ नहीं करना आ रहा है, तब तुम कैसे लिख सकते हो। ये तो बेसिक की बात तुम्हें तो पता हो ही जाएगी ना, कि शून्य कोण की अपक्रिया जिसमें कुछ नहीं मिलेगी वो शून्य कोण की अपक्रिया, जिसमें कुछ एक चीज मिलेगी वो प्रथम कोण की अपक्रिया, जिसमें दो मिलती है द्वितीय कोण की अपक्रिया, तीन मिलती है तृतीय कोण की अपक्रिया। तो अब इसको कहते हैं कि प्रथम कोण की अपक्रिया। इसमें आइए देखते हैं, ये कह रहा है वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। जैसे अगर दो चीज घोलो एक चीज मिल गई है, क्लियर है ना, उसकी एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो क्या कहलाता है? प्रथम कोण की अपक्रिया। तो इसका वेग स्थिरांक यानी वेग, इसका समीकरण क्या होता है कि dx by dt इक्वल के ए, है ना। ये होता है, ये कैसे आया था मैंने बता दिया था ना। ये मतलब ये निर्भर होता है, इसका जो वेग समीकरण है dx अपान dt, ये केवल एक अभिकारक पर निर्भर होता है ना, केवल एक सांद्रता पर निर्भर होता है। या इसी को कह सकते हो dx अपान dt, यही हटाओगे इक्वल के ए, है ना। तो कहने का मतलब वही है जो बता दिया था, जो समझा दिया था, है ना। अब उसके बाद आ रहा है कि जैसे 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 CH3COO C2H5। अब फिर आ जाइए प्रथम कोण की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग स्थिरांक। देखो समाकलित वेग स्थिरांक, तो अगर कोई एक जो सांद्रण है, ए सांद्रण का कोई जो उत्पाद ये देता है, मान लो इसमें एल्फा मिला था, तो एल्फा में टी अब दिया था प्रारंभ में, है ना। और टी समय बाद ये क्या हो गया था? एल्फा माइनस एक्स। जब मिलाया गया तो इसमें क्या मिला? अतः इसको समीकरण एक बना दें, है ना। अतः वेग समीकरण से अतः वेग समीकरण से वेग समीकरण एक से समीकरण एक से dx अपान dt इक्वल के एल्फा माइनस एक्स हो जाएगी ना, है ना। तो इसको समीकरण नंबर सेकेंड कर लो। अब इसका जब समाकलन करेंगे तो समीकरण दो का, या अभी रुको, या इसको अभी कर लो। देखो ये क्या हो जाएगा, ये एल्फा माइनस एक्स इधर आ सकती है, इसके डिवाइड में ये इधर आ सकती है ना, या dx अपान एल्फा माइनस एक्स। अब ये करने का मतलब तात्पर्य है कि dx है 1 अपान ए माइनस एक्स, तो 1 अपान ए लॉग में आ जाएगी, है ना। और फिर ये dt है, ये इसका अलग हो जाएगा, है ना, इधर आ जाए।
इक्वल इक्वल के डी टी, है ना। जहां डी लगी है वहीं समाकलन होगी, है ना। तो समाकलन ये dx अपान एल्फा माइनस एक्स इक्वल ये समाकलन के dt, है ना, के dt। अब क्या करोगे, इसका समाकलन करोगे dx अपान एल्फा माइनस एक्स, ये कांस्टेंट है ना, के को बाहर कर लो, dt, है ना। ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है ना। यहां तक कोई दिक्कत, भले बायोलॉजी भले पढ़ रहे हो लेकिन मैथ का इतना तो बेसिक पता ही हो गया होगा, है ना। ये तो समाकलन का देखो, और ये जो हमारा होता है dx, ये 1 अपान एक्स dx का होता है माइनस लॉग ई बेस पर एक्स, है ना। ये होता है समाकलन, है ना। तो इसका जब समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ई बेस पर एक्स क्या है हमारा, एल्फा माइनस एक्स इज इक्वल, इसका करेंगे जब तो ये डी टी टी हो जाएगी ना, क्योंकि एक्स, क्योंकि dx का होता है x, है ना, dx का होता है x, तो ये t हो जाएगी। अब एक कांस्टेंट लिख दिया जाता है प्लस सी, है ना, प्लस सी। अब यहां पर यदि 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 x बराबर 0 और t बराबर 0 हो तो माइनस लॉग ई बेस पर यहां हो जाएगा एल्फा इक्वल, ये तो 0 हो जाएगा सी, है ना। तो सी के स्थान पर अब इसको समीकरण, इसको हम इसको 3 बना दो, सी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर क्या, तो क्या हो जाएगी, अब यही मान हम इस पे रख देंगे जब, तो माइनस लॉग ई बेस पर एल्फा माइनस एक्स इज इक्वल के टी, यहां प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगी, माइनस लॉग ई बेस पर ए या एल्फा, है ना, एल्फा ए नहीं है, एल्फा है ना, ये ध्यान देना, एल्फा है, ठीक है ना, ई बेस पर एल्फा। अब एक काम करो, अब क्या करोगे, इसको इस साइड ले आओ, है ना, ये माइनस है प्लस हो जाएगी ना, तो प्लस आगे लिख दे हम, तो ये लॉग ई बेस पर एल्फा, ये माइनस लॉग ई बेस पर एल्फा माइनस एक्स इज इक्वल के टी ना, हो जाएगी ना। अब लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर होता है कि लॉग ए अपान बी, है ना, ए अपान बी होता है, यह सूत्र होता है। तो इसका ये कर लो भैया, तो लॉग ई बेस पर एल्फा अपान एल्फा माइनस एक्स इक्वल के टी। देखो ये log a माइनस log b है ना, log a माइनस log b इक्वल होता है log a अपान b, है ना। a के स्थान पर हमारा एल्फा है, एल्फा लिखा, b के स्थान पर एल्फा माइनस एक्स है तो एल्फा माइनस एक्स लिख दिया, है ना। अब क्या करोगे, अब इसमें से क्या करोगे कि t k इक्वल करोगे तो k इक्वल हो जाएगा, k इक्वल ये t आएगा डिवाइड कर देगा ना, तो log ई बेस पर एल्फा माइनस एक्स अपॉन टी, है ना, अपॉन टी, या इसी को व्यवस्थित करके लिख लो, के इक्वल 1 अपॉन टी लॉग
ई बेस पर एल्फा अपान एल्फा माइनस एक्स, है ना। इसको लिख दो, समझ गए ना। ये थोड़ा व्यवस्थित क्रम में हो गई कि मतलब यही चीज यह है, चाहे इस तरह लिखो चाहे इस तरह लिख लो, थोड़ा इस तरह दिखने में अच्छा लगता है, इसलिए इसको कर दिए, है ना। देखो अब यही मान लघुगणक में बदलने पर, यानी इसका लॉग में बदलने पर यही मान जो हो जाएगी, अब इसको हम यहां लिख दे रहे हैं, एक लाइन की बात है यहीं पर लिख दे रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगी k इक्वल 1/t, 1/t नहीं, 2 पॉइंट बदलने के बाद 2.303 लॉग 10 बेस पर हो जाएगी एल्फा अपान एल्फा माइनस एक्स। यही है क्या, समाकलित मान। किसका? प्रथम कोड की अपक्रिया के लिए समाकलित मान, है ना, यही है ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके बाद अर्धायु काल बताएं। प्रथम कोड की अपक्रिया के लिए अर्धायु काल, देखो प्रथम कोड की अपक्रिया के लिए अर्धायु काल, अर्धायु काल मतलब जो किसी भी चीज की आधी रह जाती है ना। अब यहाँ सांद्रता है, सांद्रता कहाँ की आधी रह जाएगी? अपने प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है ना। तो मतलब अर्ध आयु काल का मतलब है आधी रह जाती है ना। तो प्रारंभिक सांद्रता क्या था? एल्फा था, है ना। फिर बाद में एक्स हुआ, तो इसी का आधा हो जाना है, बस यही करना है। तो हम लिख देते हैं वेग स्थिरांक से, प्रथम कोड की वेग नियम से, है ना, या प्रथम समीकरण, या मान लो यही कर दे, मान लो अगर पूछ ले प्रथम कोड की अपक्रिया के लिए अर्धायु काल बताइए, है ना, तो ये तो करोगे नहीं समीकरण 4 से, तो तुम वो करो ना। तो यहां पर लिख दो प्रथम कोड की अपक्रिया के समाकलित वेग नियम से, वेग स्थिरांक समीकरण से, क्या है? k इक्वल 2.303 अपॉन t इंटू log 10 बेस पर एल्फा माइनस एक्स, है ना। इसका जो सांद्रण है, अब यहाँ x इक्वल क्या हो जाएगा? x इक्वल एल्फा अपान 2 और t इक्वल टी हाफ। तो अब k इक्वल 2.303 अपॉन ये टी हाफ इंटू log 10 बेस पर एल्फा अपान, नहीं इसका मान एल्फा अपान 2 है, तो एल्फा अपान 2, है ना, ये होगा। अब अभी तो ये तुम इतना लिखो, टी हाफ इक्वल ना लाओ, या ला ही लो, इसको इधर कर लो, इसको इधर ला लो, है ना। तो टी हाफ इज इक्वल 2.303 अपॉन के इंटू log 10, ये इधर होगा तो एल्फा अपान 2 एल्फा माइनस एल्फा अपान 2 हो जाएगी ना, है ना। तो ये कर लेंगे हम, अब देखो 2 एल्फा से 1 एल्फा गया तो 1 एल्फा बचा, है ना। तो एल्फा से एल्फा कट जाएगी, तो ये ऊपर चली जाएगी, है ना। अच्छा लेकिन पूरा करें, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो ये टी हाफ इज इक्वल 2.303 अपॉन के इंटू log
10 बेस पर, अब ये यहां एल्फा अपान 2 हो जाएगी ना, है ना। ये एल्फा से एल्फा कट गई, ये 2 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो टी हाफ इक्वल 2.303 अपान के इंटू log 10 बेस पर, ये 2 ऊपर चला गया, है ना। अब यहां पर log 10 बेस पर 2 का मान होगा 0.03010, है ना, ये होगा। तो यही हम रख देते हैं इसके स्थान पर। तो टी हाफ इक्वल 2.303 इंटू 0.03010 अपॉन के, है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल, है ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.693 अपॉन के। यही है प्रथम कोड की अपक्रिया के लिए अर्धाइकल, है ना। कहीं कठिन नहीं है ना, है ना। पूरा प्रथम कोड की अपक्रिया या शून्य कोड की अपक्रिया, ये कोई भी कठिन नहीं है ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बताएं द्वितीय कोड की अपक्रिया।